हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JRF शाला में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर जो 1 है वो हम पढ़ रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी स्रोत दिए गए थे उन अप्राकृतिक स्रोत के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक स्रोत के बारे में। प्राकृतिक स्रोत के बारे में जो कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पहले कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए। 2 पॉइंट हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए जो कल हो नहीं पाए थे। इसमें आप लिख सकते हैं कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की जो ऊपरी परत होती है इसको संयुक्त रूप से स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। और जो मेंटल की जो निचली परत होती है जिसे हम लोअर मेंटल कहते हैं उसे दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। और एक बात आप याद रखिए कि जो स्थल मंडल होता है वो दुर्बलता मंडल के ऊपर संचलन करता है। क्या करता रहता है? संचलन करता रहता है। कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि जो स्थल मंडल है वो दुर्बलता मंडल पर तैरता है। तैरने का मतलब हो गया जैसे कि पानी में कोई नाव तैरती हो, ठीक है। इस तरीके से पानी में जब कोई नाव तैरती है तो इसे हम तैरना कहते हैं। जबकि वास्तव में जो स्थल मंडल है वो दुर्बलता मंडल पर तैरता नहीं है। उसके लिए सही शब्द होगा कि वह संचलन करता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। वो गति की अवस्था में रहता है, नाव की तरह तैरता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये मुझे 2 पॉइंट आपको बताने थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज की अपनी क्लास में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो प्राकृतिक स्रोत दिए गए थे उन प्राकृतिक स्रोतों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें जो पहला है वह ज्वालामुखीयता के आधार पर, और दूसरा जो पॉइंट है वह भूकंप शास्त्र के आधार पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो दाब, तापमान और घनत्व के आधार पर अध्ययन किया गया था, इससे ये पता लगाया गया कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है, ये पृथ्वी पर जब क्रस्ट से हम कोर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, जिससे आप समझ पाएँ, कल की क्लास से आप रिलेट कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहते हैं, मध्यम परत को हम मेंटल कहते हैं और इस
सबसे निचली परत जो होती है उसे हम कोर के नाम से जानते हैं। जो घनत्व के आधार पर हमने अध्ययन किया था उसमें हमने पता लगाया था कि जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं हमारा जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है। वहीं जब प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखीता के आधार पर जैसे जो लावा निकलता है ज्वालामुखी के समय, पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों से या अंतरतम से जो लावा हमारे सरफेस पर निकलता है, जो सरफेस पर जो लावा आता है उसका अध्ययन जब किया गया तो उसमें जो लावा होता है वो क्या होता है, गलित अवस्था में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में जो लावा निकलता है। इसका जब अध्ययन किया गया, इसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया गया। तो इसमें कहा गया कि हो ना हो, कुछ भी हो, मतलब तो पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसमें कोई ना कोई परत द्रव अवस्था में जरूर होगी। इसमें ये कहा गया कि कुछ भी हो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई ना कोई एक ऐसी परत है जो कि द्रव अवस्था में है, वहीं से ये लावा बाहर निकलता है। परंतु जो हमने दाब के घनत्व के आधार पर जब अध्ययन किया था तो उसमें बताया गया था कि पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। अब जब किसी चीज़ का घनत्व जो है लगातार बढ़ रहा है और जो ऊपरी चट्टानों का जो दबाव है वो जब लगातार बढ़ेगा तो कोई भी जो चट्टान है या कोई भी परत है वो पिघली हुई अवस्था में नहीं हो सकती। ठीक है। तब अब समस्या ये उठती है कि जब लावा कहाँ से आता है, पृथ्वी के अंतरतम से जो लावा निकलता है वो जब कोई परत तरल अवस्था में नहीं है तो वहाँ ये पृथ्वी पर लावा कहाँ से निकलता है, मतलब कैसे परत जो है लावा ज्वालामुखी के समय कहाँ से निकलता है, किस परत से आता है। तो इसमें कहा गया कि हो सकता है, ये भी अनुमान लगाया गया, अनुमान के आधार पर ही कहा गया कि हो सकता है कि पृथ्वी पर, जैसे ये पृथ्वी की कोई क्रस्ट है, यहाँ पर दरार पड़ जाने से, इसमें कहा गया कि हो सकता है कि जैसे पृथ्वी की ज्वालामुखी के समय, जैसे जब ज्वालामुखी आता है तो पृथ्वी की क्रस्ट में हो सकता है दरार पड़ जाती हो और उस दरार से जो अंदर का जो दबाव है, जो प्रेशर है वो क्या हो जाता हो, कम हो जाता हो। जब प्रेशर कम होगा, ठीक है, आप एक जानते होंगे कि जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी दोनों ही क्या होते हैं, व्युत्क्रमणुपाती होते हैं। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। जब यहाँ प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, अधिक हो जाएगा, जिससे जो चट्टानें हैं वो क्या हो जाएंगी, गलित अवस्था में आ जाएंगी, यानी कि वो लावा के रूप में जो गलित चट्टानें हैं वही ज्वालामुखी क्रिया के रूप में हमारी सतह पर दिखाई देती हैं। ठीक है। तो इससे भी हम देखते हैं कि कोई जो हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है भूकंप शास्त्र के अध्ययन पर आधारित है। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है, इसमें जो दूसरा अध्ययन किया गया प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, वो किया गया भूकंप शास्त्र के आधार पर। ठीक है। वर्तमान में ये सबसे अधिक मान जो वर्तमान में सबसे अधिक मान्यता जो है वो भूकंप शास्त्र के अध्ययन के आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दी जाती है। ठीक है। यही एक ऐसा स्रोत था जिससे हमें पृथ्वी के बारे में एक प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध हो पाई। कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूपों में इसे सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया। तो इसी के आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसी को आज हम जानेंगे। भूकंप शास्त्र के आधार पर तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भूकंप शास्त्र के आधार पर क्या अध्ययन किया गया, इसके बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि ये एक मात्र ऐसा अध्ययन है, ये एक मात्र ऐसा अध्ययन है जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में
प्रत्यक्ष जानकारी जो है वो उपलब्ध होती है या प्राप्त होती है। ठीक है, प्रत्येक जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तो इसका अध्ययन करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना होगा, जैसे कि जो भूकंप है इसके बारे में थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर, सबसे पहले पृथ्वी की जिस सतह पर हमें जो कंपन, भूकंप के कारण जो कंपन अनुभव होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जहाँ से भूकंप जो है वो उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जहाँ पर पृथ्वी की सतह पर हमें सबसे पहले कंपन अनुभव होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं, और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि जब भी भूकंप आता है, जब भी कोई भूकंप आता है तो भूकंप का अनुभव हमें कैसे होता है? इससे कुछ तरंगे निकलती हैं। ठीक है, उन तरंगों को या उन वेव्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगे जो हैं उनमें निकलती हैं। सबसे पहले पी वेव्स, पी वेव्स यानी कि इन्हें प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। दूसरा आता है एस वेव्स, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। और उसमें जो तीसरी आती हैं वो आती हैं एल वेव्स, जिन्हें हम सतही तरंगे कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, एल वेव्स और एक आर वेव भी होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे जब भूकंप का अध्ययन करेंगे तब आगे जानेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, जो पी वेव और एस वेव्स होती हैं इन दोनों को संयुक्त रूप से आंतरिक तरंगे बोला जाता है। आंतरिक तरंगे, और इन्हें बाहरी तरंगे या सतही तरंगे बोलते हैं। मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पी वेव्स और एस वेव्स यानी कि आंतरिक वेव्स का ही सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, तो इनकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाते हैं या हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उन कुछ विशेषताओं को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से पी और एस वेव्स, मैंने आपको ये बताया कि जैसे मुख्य रूप से पी यानी कि प्राइमरी
और सेकेंडरी जो वेव्स होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध कराती हैं। यहाँ पर सरफेस वेव जो हैं, यानी कि जो सतही तरंगे हैं, एल वेव्स और आर वेव्स का यहाँ पर इनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। उन्हें हम आगे भूकंप जब अध्ययन करेंगे भूकंप का, तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं इनकी कुछ विशेषताएँ हैं जिनके आधार पर ही हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। इसमें आप नोट कर लीजिए पी वेव्स की सबसे पहले विशेषता है कि पी वेव्स, जो पी वेव हैं वो क्या है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और कई बार एक आध बार शायद आया हुआ भी है। इनमें से आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में से किस तरंग के द्वारा पृथ्वी का या पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन नहीं किया जा सकता। वहीं आपको ऑप्शन दे देगा कि पी वेव का वो दूसरा दे देगा एस वेव, तीसरा वो दे देगा सतही तरंग या एल वेव। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल वेव्स। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो मुख्य जो रोल निभाती हैं वो पी और एस तरंगे ही निभाती हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप पढ़ते पढ़ते ये भी ध्यान में रखिएगा, और मैं भी साथ में बताता चलूँगा कि क्वेश्चन आने की संभावना कहाँ से बनी है। ठीक है, कौन सा जो टॉपिक है वो आपके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और आपको सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम अब पी वेव्स की कुछ विशेषताएं जो हैं वो लिख लेते हैं। पी वेव्स की कुछ विशेषताएं हैं, इसमें नंबर 1 जो विशेषता है पहली लिखेंगे हम पी वेव्स में कि ये तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? पी वेव्स जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों से यहाँ पे क्या मतलब है? अनुदैर्ध्य तरंगों से मतलब है जो तरंग, अनुदैर्ध्य तरंगों से यहाँ पर मतलब है जो इनमें कणों की जो गति होती है, जो कणों की गति होती है वो तरंग की दिशा के समानांतर होती है। क्या होती है? तरंग की दिशा के समानांतर होती है। यानी कि अगर मान लीजिए ये पी वेव्स हैं, ठीक है, ये प्राथमिक तरंग है, तो प्राथमिक तरंग में जैसे प्राथमिक तरंग की क्या है? दिशा हो गई, तो इसमें जो कणों का कंपन होगा वो भी ऐसे ऐसे होगा, मतलब इसके समानांतर होगा। इस तरीके से इसमें कंपन होगा, इस तरीके से कणों का कंपन होगा। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। इसका उदाहरण है एक, जैसे उदाहरण इसका दूसरा पॉइंट ही लिख लीजिए आप। उदाहरण में क्या, ये जो प्राथमिक तरंगे होती हैं ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं। ठीक है, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो भी क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सी तरंगे जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिया ये। ठीक है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक तरंगे। ठीक है, एक चीज़ और, इसका तीसरा जो विशेषता है, इसकी तीसरी विशेषता है कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों ही माध्यम में गतिमान है, यानी गति कर सकती हैं। तीनों ही माध्यम में चल सकती हैं, गति कर सकती हैं, चल सकती हैं। ठीक है, तीनों ही माध्यम में गति कर सकती हैं, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो ठोस में होती है, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में इसकी गति होती है। ठीक है,
ये तीनों जो हैं वो पी वेव्स की क्या हैं, यानी जो प्राथमिक तरंगे हैं उनकी विशेषताएं हैं। वहीं आप एस तरंगों की विशेषताएं भी मैं आपको नोट करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे कि किस तरीके से इनकी विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। एस वेव्स यानी कि जो द्वितीयक तरंगे होती हैं, एस वेव यानी कि द्वितीय तरंग की जो विशेषताएं हैं वो आप नोट कर लेंगे। जो द्वितीयक तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों से मतलब है कि इसमें जो कणों का कंपन होता है, वो तरंग की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि ये तरंग की दिशा है, ठीक है, तो जो कणों का कंपन है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। कणों का कंपन है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें भी एक आप उदाहरण लिख लीजिए, इसका दूसरा जो पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो एस तरंगे हैं यानी कि द्वितीयक तरंगे हैं, वो प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं, यानी कि वो भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी कि इनमें जो कणों का जो कंपन है वो तरंग की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। और तीसरी इसकी विशेषता है, वही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये तरंगे जो होती हैं, ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गति कर सकती हैं, ठोस माध्यम में ही गतिमान होती हैं। बाकी द्रव में और गैस में ये तरंगे जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, यानी उसमें उसकी गति नहीं होती है, गतिमान नहीं हो पाती, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनके आधार पर ही हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक पॉइंट और है इन दोनों ही तरंगों के बारे में, चाहे वो प्राथमिक तरंगे हों या फिर द्वितीयक तरंगे हों, इन दोनों ही तरंगों में एक खास बात होती है कि ये तरंगे जो होती हैं एक समान माध्यम में सीधी रेखा में गति करती हैं, सीधी रेखा में गति करती हैं। और जैसे ही ये माध्यम चेंज होता है, इनकी जो गति होती है वो वक्राकार हो जाती है, ठीक है, वक्राकार हो जाती है, वक्राकार हो जाती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो गया इनर कोर, ये हमारी आउटर कोर, और ये क्रस्ट और मेंटल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से जो तरंगे हैं वो उत्पन्न हुई, ठीक है, यहाँ पर जो तरंगे हैं वो निकली,
तो ये तरंगे जो है इस तरीके से निकलेंगी। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो ब्लैक से बनी हुई है इन्हें हम प्राथमिक तरंगे बोलेंगे, प्राथमिक तरंगे। और जो मैं रेड से बनाऊँगा ये क्या होंगी, द्वितीयक तरंगे होंगी, द्वितीयक तरंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी वेव्स जो हैं वो इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, इसमें आउटर कोर में ये नहीं दिखा पाते। ठीक है, यहाँ इस तरीके से ये प्राइमरी वेव्स हैं। ठीक है, और ये जो है सेकेंडरी वेव्स है, द्वितीयक तरंगे हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगों के लिए या एस तरंगों के लिए, इस तरंगों का छाया क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र में आपको एस तरंगे दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ ये जो क्षेत्र है यहाँ हमें पी और एस दोनों ही तरंगों के द्वारा कंपन देखने को मिलता है, जबकि ये क्षेत्र जो है यहाँ ना तो पी तरंगे, ना तो प्राइमरी वेव्स और ना ही सेकेंडरी वेव्स हमें दिखाई देती हैं। इससे ये ज्ञात होता है, और एक बात और यहाँ लिख लीजिए कि ये जो है, ये जो पार्ट है ये आउटर कोर है। क्या है? आउटर कोर है, और ये जो है वो इनर कोर है। आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्राथमिक तरंगे हैं वो तो आउटर कोर में जो है प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, आउटर कोर में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन यहाँ सतह पर इनसे कंपन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो कंपन हमें दिखाई दे रहा है, जबकि ये क्रेस्ट और मेंटल वाला जो पार्ट है यहाँ हमें सतह पर कंपन दोनों तरंगों से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया गया कि जो हमारा क्रेस्ट और जो मेंटल है, मेंटल का पार्ट है वो क्या है, ठोस अवस्था में है। क्या है? ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है। क्रेस्ट और मेंटल का जो पार्ट है वो ठोस अवस्था में है, क्योंकि जो एस तरंगे हैं वो केवल ठोस माध्यम में ही गति कर सकती हैं। तो एस तरंगों के द्वारा यहाँ पर कंपन हो रहा है, तो यहाँ पर मतलब इसका मतलब हो गया कि ये जो क्रेस्ट और मेंटल वाला पार्ट है वो ठोस अवस्था में है। वहीं हम देख रहे हैं कि जो आउटर कोर है यहाँ सेकेंडरी वेव्स यानी कि जो द्वितीय तरंगे हैं वो प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि जो आउटर कोर का जो पार्ट है, जो आउटर कोर है वो क्या है, वो द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सतह पर यहाँ पर भी कंपन नहीं हो रहा है। तो द्रव अवस्था में जो है, मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक वेव्स जो होती हैं वो सभी माध्यम में गति तो कर सकती हैं, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा गति क्या होती है, ठोस माध्यम में होती है। वहीं द्रव माध्यम में क्या होती है, इनकी गति थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इनकी गति कम हो जाती है, जिससे ये सतह पर नहीं दिखती हैं। ठीक है, और जैसे ही ये आउटर कोर में पहुँचती हैं इनकी गति एक साथ बढ़ती है और ये बाद में सतह पर जो है दिखाई देने लगती हैं। यानी कि जो प्राइमरी वेव्स हैं वो फिर से यहाँ पर सतह पर दिखाई देने लगती हैं, सतह पर इनके द्वारा कंपन होने लगता है। ठीक है, सतह पर इनके द्वारा कंपन होने लगता है, जिससे इनका अनुभव किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया, यानी कि क्या हुआ कि द्रव में तो इनकी गति कम थी तो सतह पर दिखाई नहीं दे रही थी, और जबकि आउटर कोर में इनकी गति एक साथ बढ़ती है, जिससे ये सतह पर भी प्रतीत होने लगती है, यानी सतह पर भी इनके द्वारा कंपन होने लगता है। जिससे ये अनुमान लगाया गया कि जो इनर कोर है, जो इनर कोर है ये क्या है, ये जमी हुई अवस्था में है। मुख्य रूप से ठोस नहीं है, ठोस होता तो सेकेंडरी वेव्स इनमें प्रवेश कर सकती थी। ठीक है, ये क्या है, इसमें कहा गया ये जमी हुई अवस्था में है। इसमें जमी हुई अवस्था में है, जमी हुई अवस्था में है। ठीक है, जमी हुई अवस्था में या ठोस अवस्था में इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो इससे जो है
भूकंप शास्त्र के आधार पर एक हमें वैज्ञानिक जानकारी यानी कि एक तार्किक जानकारी हमें उपलब्ध होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक भूगोलवेत्ता थे ओल्डम, ठीक है, ओल्डम नामक एक भूगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1909 में ये बताया था कि भूकंप केंद्र से ये चलता है, भूकंप केंद्र से 120 डिग्री पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि एस तरंगे कितनी डिग्री पर जाकर लुप्त हो जाती हैं, तो वो 120 डिग्री पर जाकर लुप्त हो जाती हैं। तो ये हो गया आपकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन, वो जो कि भूकंप शास्त्र के आधार पर किया गया था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक संरचना जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भूकंप शास्त्र के आधार पर ही सबसे सटीक जानकारी हमें उपलब्ध होती है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए हमारी इस क्लास को, आपको अगर पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।